सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी बीजेपी नेता अपर्णा यादव को, आप प्लीज मंच पर आए। साथ ही जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कैडेट रमेश चंद्रा सर आप प्लीज मंच पर आए। सबसे पहले बुके भेंट कर स्वागत करेंगे अपर्णा यादव का और उसके बाद चर्चा का पहलू आगे बढ़ाएंगे। कई विषयों को लेकर उनसे डिस्कशन करेंगे, उत्तर प्रदेश को लेकर डिस्कशन करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। और अब मेरे सहयोगी जेपी, आप प्लीज मंच पर आए। इस खास पैनल को जेपी आगे बढ़ाएंगे और साथ ही कई पहलुओं को लेकर डिस्कशन करेंगे। जेपी, ओवर टू यू। शुक्रिया आकांक्षा। बिल्डिंग न्यू उत्तर प्रदेश, हम नए उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और देखिए हर सेक्टर से बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, उनके विजन के बारे में जान रहे हैं, उनके मिशन के बारे में जान रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश के लिए सरकार की क्या प्लानिंग है। अब हमारे साथ एक खास शख्सियत है अपर्णा यादव, मुलायम सिंह की बहू है और खास बात यह है कि विदेश में पढ़ाई की, शास्त्रीय संगीत की भी पढ़ाई की है और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में आई। बहुत पहलुओं पर उनसे चर्चा करेंगे, उनकी निजी जिंदगी से भी जुड़े बहुत सारे सवाल होंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आखिरकार योगी सरकार, क्योंकि वो सीएम योगी को अपना भाई मानती है, तो उनके भाई की सरकार कैसा काम कर रही है और उसका विजन क्या है, इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपर्णा जी, पहला सवाल आपसे, मैं जब आपको देखता हूं, जब आप बीजेपी में आई, सपा में और आप बीजेपी में, अब कहां देखती हैं अपने आप को खड़ा? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का जो मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न था, वो मैंने जिस दिन पार्टी ज्वाइन करी थी और मैं बीजेपी हेडक्वार्टर में थी नई दिल्ली में, तो मैंने वहीं से अपने वक्तव्य में बड़ा साफ कर दिया था कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच से और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी सोच से प्रभावित हो करके मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और अभी तक आगे भी इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ इस पार्टी में। एंड मुझे लगता है कि एज अ यंगस्टर, एज अ यूथ, और मेरे साथ के जितने भी लोग हैं जो बीजेपी में ज्वाइन करा है, जिन्होंने, वो चाहे यंग लोग हों, चाहे देयर आर ओल्ड पीपल आल्सो हु हैव जॉइन्ड द बीजेपी, बट आई थिंक एज अ पॉलिटिशियन, एज समबडी हु वांट्स टू एस्पायर फॉर अ बेटर इंडिया, एक नए भारत का जो विजन है हमारे प्रधानमंत्री का कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए, कैसी सोच होनी चाहिए, तो हमारी टैग लाइन है कि हमारी सोच ईमानदार है, काम दमदार है, हमारा जितना भी हमने वादे किए हैं उतने हमने पूरे किए हैं। तो इस विजन के साथ मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। अपर्णा जी, इससे पहले कि चर्चा में आगे बढ़े, नवरात्र का मौका है और आपकी आवाज बहुत प्यारी है। अरे तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि एक श्लोक आप दर्शकों को जरूर सुनाएं या फिर कोई संगीत में बहुत बिल्कुल, या कोई भजन अगर आप गाना चाहें। और गाने भी गाती है, एल्बम भी लॉन्च किया आपने। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगी कि नारी शक्ति को जी न्यूज़ के माध्यम से मैं नमन करती हूँ और ये हम सनातनी लोग हैं, हम भगवती का पूजन करते हैं 9 दिन 10 दिन और ये बड़ा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है शारदीय नवरात्र। तो मैं यही कहूँगी कि एक नारी ने जो है, मैं देखती हूँ एक माँ, एक बेटी, एक बहन, और शादी तो नहीं हुई है आपकी, हो गई है तो बहू नहीं अभी है आप लड़का अभी। तलाश रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक आपने श्लोक कहा है तो ज़रूर सुनाऊंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शानदार, जोरदार तालियां हो जाइए अपर्णा यादव जी के। देखिए सुरीली आवाज में उन्होंने हमें एक श्लोक सुनाया और देखिए अभी क्योंकि नवरात्रि भी चल रहे हैं, अपर्णा जी आगे भी आपसे कुछ सुनते रहेंगे, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। बड़ा सवाल, जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे, पहले चर्चा थी कि आप 2022 में चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ी। फिर चर्चा है कि आप विधान परिषद से सदस्य बन सकती हैं, फिर चर्चा है कैबिनेट में शामिल हो सकती हैं। तो अभी तक तो चर्चाएं चल रही हैं, अब चर्चा है कि 2024 में आप चुनावी ताल ठोक सकती है। क्या कुछ इस तरह का कोई प्लान है आपका? बहुत बड़े राजनीतिज्ञों ने कहा है कि चर्चा में हमेशा बने रहें। हाँ। एक नेता बनना है तो चर्चा में रहें और मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो बहुत स्नेह करते हैं
और बहुत आदर देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं और मुझे काम करने की एक अपॉर्चुनिटी दी। आपने देखा कि मैंने इलेक्शन के दौरान भी विभिन्न कैंपेन्स में मैं शामिल हुई, वो चाहे युवा मोर्चा की हो, चाहे महिला मोर्चा की हो, चाहे मेन बॉडी की मीटिंग्स हो, सब में मैंने शिरकत करी है, सब में मैंने सहभागिता अपनी रखी है। और मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में किसी पद के कामना से नहीं आई हूँ। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर माई स्टेट, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर माई कंट्री। अगर मेरे वरिष्ठ नेताओं को लगता है, मेरे राज्य के स्तर के नेताओं को लगता है या मेरे केंद्रीय स्तर के नेताओं को लगता है कि अपर्णा को जगह देनी चाहिए, अपर्णा का काम अच्छा है, इनको मौका देना चाहिए, तो ये उन पर मैं छोड़ती हूँ। पर मैं जो मुझे उन्होंने रोल दिया है, जो उन्होंने मुझे करने के लिए बोला है, वो मैं पूर्ण निष्ठा के साथ कर रही हूँ। अपर्णा जी, आपने सपा का शासनकाल भी देखा और अब आप बीजेपी का शासनकाल भी देख रही है। आप एज ए वुमन, आपसे मेरा सवाल है, पहले के मुकाबले अब अगर देखा जाए, एनसीआरबी की रिपोर्ट भी आई है कि यूपी के अंदर महिला अपराध में कमी आई है। एज ए वुमन आप क्या सोचती हैं? क्या आपको वाकई ये लगता है कि पहले के मुकाबले आज काफी सुधार हुआ है महिला अपराध को लेकर उत्तर प्रदेश में? देखिए, इसमें अपर्णा यादव को ही बोलने की आवश्यकता नहीं है। एनसीआरबी इज नॉट अ स्टेट एजेंट या ये कोई पार्टी संबंधित एजेंट नहीं है। एनसीआरबी का मतलब ही है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। दिस मीन्स कि एक ऐसी बॉडी जिसका सब लोग, चाहे पत्रकार हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी हो, पुलिस भी हो, एवरीबडी टेक्स एन अकाउंट फ्रॉम दिस सेंसस कि अपराध कम हुआ है। 8000 केसेस की तो आप ये कह लीजिए कि सुनवाई होकर के उनको सज़ा मिली है। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं डिस्प्ले कर देते, अगर आप लोग आंकड़े, अभी मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स में याद नहीं है, बट डेफिनेटली इतना चेंज आया है लोगों की मानसिकता में कि अब जो है बच्चियां बाहर स्वतंत्र होकर के जो है अपना काम करने के लिए जा रही हैं, चाहे स्कूल पढ़ने जा रही हों, चाहे ऑफिस जा रही हों महिलाएं। तो ये एक मानसिकता में बहुत चेंज आया है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे लगता है कि मैं ही हूँ जो है एक मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि उन्होंने ट्रिपल तलाक पे जिस तरह से केंद्र सरकार ने, स्पेशली मैं कहूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया कि इसको जो है ख़त्म करने का काम किया। देखिए, ये एक रिलीजियस एस्पेक्ट हो सकता है, पर अब अगर कोई इस तरह से करेगा किसी के साथ भी, तो इट विल नॉट गो मतलब अनसीन। मतलब लॉ ये नहीं कह सकता कि हम इसे नज़रअंदाज करें, क्योंकि ये एक रिलीजियस एस्पेक्ट है। अब वो लोग दोषी पाए गए हैं तो उन पे एक्शन होगा। ये एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट किया है बीजेपी ने। तो आई थिंक इट स्टार्ट्स समाज के साथ स्टार्ट होता है, फिर सारी चीज़ें अपनी जगहों पर आती हैं। अपर्णा जी, आपने जिक्र किया महिला नारी सशक्तिकरण की बात की, और अभी विधानसभा में भी हुआ कि एक दिन जो महिला विधायक है उनको बोलने का मौका दिया, उसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं ये भी जानती हूँ कि महिला विधायक को बोलने का ही मौका देने से सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं देखेंगे। आप ये देखिए कि हमारे पूरे भारत के उच्च स्टेन पद पर कोई बैठा है तो वो कौन है? वो महिला बैठी है, और वो भी कैसी महिला बैठी है? जो कि बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन को बिलोंग करते हैं। मैं नमन करती हूँ अपने केंद्रीय टीम को कि उन्होंने एक ऐसी महिला को अपॉर्चुनिटी दी, चाहे वो पहले गवर्नर बनने की अपॉर्चुनिटी दी हो, फिर उनका जो भी पॉलिटिकल करियर रहा हो। और ये बहुत ही आदर और सम्मान की बात है कि पूरे विश्व में आज हमारे जो राष्ट्रपति हैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी चर्चा हो रही है। हाल फिलहाल में अभी क्वीन एलिजाबेथ का जब डेथ भी हुआ है तो भी उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए राष्ट्रपति जी गई थी, और ये बड़ी गर्व की बात है, बड़ी फ़ख्र की बात है। और आज हर बच्ची गांव की भी ये सोच रही है कि आई कैन रीच टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट।
सिर्फ एक पुलिस वाली, सिर्फ एक पत्रकार, सिर्फ एक डॉक्टर, सिर्फ एक टीचर, सिर्फ एक समाज सेविका ही नहीं, मैं राष्ट्रपति भी बन सकती हूँ। ये भाजपा ने किया है। नहीं, आप बीजेपी की, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि याद है जब अखिलेश यादव जी थे मुख्यमंत्री तो उन्होंने कहा कि एक दिन महिलाओं के लिए रहेगा, अधिकारी उनकी समस्याएं सुनेंगे, उसकी दिक्कत सुनेंगे, तो आपने ही सवाल उठाया था एक दिन क्यों महिलाओं के लिए? एक दिन क्यों भाई, हर दिन ही सुनना चाहिए। वैसे भी पत्नी की तो आदमी हर ही दिन सुनता है, तो फिर भाई सभी की सुननी चाहिए। और कहीं ना कहीं जब तक महिलाओं की सुनी नहीं जाएगी तब तक एक समाज का अच्छा चित्रण हम नहीं कर सकते। जी अपर्णा जी, योगी जी को आप भाई की तरह मानती हैं और वो श्री राम को भी मानते हैं, तो श्री राम के लिए कुछ श्लोक तो कम से कम सुनाई दीजिए। श्री राम के लिए श्लोक तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी मैं जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी से मिली तो उनसे कई चीज़ें सुनने को मिली, तो एक श्लोक उन्होंने बोला वही बोल देती हूँ। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। एक बार जोरदार ताली जरूर बता। इसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न महिला। थैंक यू। चलिए, एक बड़ा सवाल है क्योंकि अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी से आप मिलती भी रहती हैं और वक्त वक्त पर जब जाके आशीर्वाद लेती है। जब आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी तो उन्होंने कहा, आशीर्वाद दिया कि जाइए बीजेपी ज्वाइन करिए, या रोका कभी? शुरू में देखिए, जब ये बात, जब मुझे भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी मैं, पर मैं कहूँगी आज हमारे बीच में मेरी मदर इन लॉ नहीं है और उनका भी जुलाई में ही देहांत हुआ था। वो मुझे लगता है कि एक सास ने जिस तरह से अपनी बहू को मुझे लगता है प्रेरित किया या कह लीजिए बैक किया, और उसके पीछे मतलब ये डिसीजन के पीछे, एक महिला के डिसीजन के पीछे भी एक महिला ही थी। तो मुझे लगता है कि माता जी ने बहुत ज़्यादा सराहना करी और नेताजी का मन जो बनाया वो कहीं ना कहीं मेरी मदर इन लॉ ने बनाया। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हर। आज वो मेरे बीच में नहीं है, पर इस मंच से या किसी भी मंच से मैं उनका हमेशा जीवन भर धन्यवाद देना चाहूँगी। जी ठीक है। अपर्णा जी, अभी एक फैसला लिया योगी सरकार ने रेप के मामलों को लेकर, पॉक्सो एक्ट के मामलों को लेकर कि जो पॉक्सो एक्ट के मामले हैं, ये रेप के मामले हैं, इसमें आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। इस फैसले को आप कैसे देख रही हैं? ये बहुत अच्छा फैसला है और इनफैक्ट मैं जब सपा की सरकार से, जब से मैंने काम अपना करना शुरू किया है, अपनी फाउंडेशन का काम भी अवेयर, जब क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ आया था, निर्भया का केस सभी लोग जानते हैं, भली भांति परिचित हैं, और उसके बाद एक दो केसेस और भी आए थे जिसमें बच्चों के साथ भी इस तरीके का क्राइम हुआ था, जिस एक्ट का नाम ही पॉस्को है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि क्या होता है जनरली कि जब तक जो है क्राइम को सस्पेक्ट के रूप, क्रिमिनल को सस्पेक्ट के रूप में देखा जाता है, तब तक उसे जो है बेल करा दी जाती है, या जो आप कह रहे हैं जिसे कहते हैं अग्रिम जमानत करा दी जाती है। उससे आप सोचिए किसी बच्चे के मानसिक स्तर पर कितना गंदा, कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, और कहीं ना कहीं वो रेपिस्ट जो है बच्चे पर भी, बच्चे के पेरेंट्स पर भी, या बच्चे के जो गार्जियंस होते हैं उन पर भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है, जिसकी वजह से कभी कभी बच्चे बोल ही नहीं पाते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस, मैं तो पढ़ रही हूँ, और साइकोलॉजी के जितने भी ज्ञानवान लोग होंगे उन्होंने भी पता करा होगा इस बारे में, कितनी ज़्यादा बीमारियाँ, मनोरोगी हो जाते हैं बच्चे, स्किज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं बच्चे। अगर इस तरीके के पॉस्को के केसेस को देखिए जहां बच्चों को बोलने का मौका नहीं मिला है, पूर्व सरकारों की बात करें तो पीड़ित होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है छोटे बच्चों को। और ये जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये डिसीजन लिया है, ये बहुत सराहनीय है। अखिलेश यादव जी कहते हैं, क्योंकि 6 महीने हो गए हैं योगी सरकार के दूसरी पारी को, सरकार अपनी उपलब्धियां भी गिना रही है, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इन 6 महीने में गुमराह किया गया। कभी मदरसे की बात की गई, कभी वक्फ बोर्ड की बात कही गई। आप इन 6 महीनों को कैसे देखती हैं? मैं देखती हूँ कि ये सारे 6 महीने जो हैं बहुत ही डेवलपमेंट के रहे हैं। इतने जो वादे मैनिफेस्टो में किए हैं उसमें से 97 पूरे कर दिए गए हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर एनी सरकार कि जिस सरकार ने कहा हो उसमें 100 से 3 कम आपने ऑलरेडी 6 महीने के अंदर पूरे कर दिए हैं। क्योंकि जो है चाहे नल का लगना हो, चाहे बच्चियों के मामलों में अच्छे डिसीशंस हो, बोल्ड डिसीशंस हो,
तो बिल्डिंग न्यू उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव में अपर्णा यादव को आप सुन रहे थे। वक्त इसी के साथ एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। अनगिनत है और जो चीज़ें नहीं हो पाई हैं वो पूरे टेन्योर बचा है 4.5 ईयर्स, मतलब अभी तक है हमारे पास, तो आगे भी करेंगे और उसके बाद भी फिर सरकार बनाएंगे। अपर्णा जी, दिल्ली में मीटिंग्स चल रही हैं, नीतीश कुमार की मीटिंग चल रही है अखिलेश यादव से, एक बड़ा महागठबंधन तैयार करने की कोशिश हो रही है 2024 को लेकर। अभी नीतीश कुमार को लेकर भी खबरें आई कि हो सकता है फूलपुर से चुनावी मैदान में हो, या फिर अब खबरें हैं कि मिर्जापुर से हो सकते हैं चुनावी मैदान में। मैं तो चैलेंज बड़ा लगता है क्या 24 नीतीश कुमार जी फिर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ कर देंगे और ये तो खैर केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि अब भाजपा गठजोड़ करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। तो मैं बस उनके लिए यही कहूंगी कि वो बिन पेंदी के लोटे हैं, कभी उधर गिरते हैं कभी इधर गिरते हैं। और चाचा शिवपाल के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि उनका दर्द गाहे बगाए आ जाता है। स्ट्रगल कर रहे हैं वो अभी, और मैं समझती हूँ कि उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी उन्होंने जिस प्रकार से यादवों की एक महासभा करी थी, तो वो अपने काम में, अपनी सोच में बहुत ईमानदार हैं, अपने विजन को लेकर के बहुत ईमानदार हैं। उनके साथ जो भी चीज़ें हुई वो आपस की, मैं समझती हूँ चाचा और भतीजे के बीच में है। तो मेरे लिए तो, क्योंकि दोनों ही अनुकरणीय हैं, दोनों ही बड़े हैं मेरे घर के, तो ये आपस की इनकी क्या बात है क्या नहीं है, ये आपस में लोग। तो आपने सलाह नहीं दी चाचा जी मैं तो आ गई बीजेपी, आप बताइए आपका क्या प्लान है? जब सलाह दी थी तो मैं बीजेपी आ गई, उसके बाद चाचा का डिसीजन होना चाहिए कि उनको क्या करना है। नहीं, सलाह दी आपने, आ जाइए बीजेपी। मैंने सलाह दी नहीं, मैं बहू कभी ससुर को सलाह नहीं देती, ससुर से सलाह ले लेती है जी। नहीं, आजकल है दौर है, हाईटेक है बहू सलाह मानते हैं ससुर भी। अभी भी थोड़ा मुझे लगता है कि मेरे अंदर थोड़े उस तरीके के पेट्रियार्कल संस्कार हैं अभी, तो मैंने उनको सलाह दी नहीं, उनसे ले ली, उन्होंने मुझे आशीर्वाद जरूर दिया जी। अपर्णा जी, विदेश से आपने पढ़ाई की, तो क्या शुरू से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था कि एक संयोग हम कहें इसे, क्या पॉलिटिक्स? मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती थी, मैं एक ऑफिसर बनना चाहती थी वेरी ऑनेस्टली। और पढ़ करके मैं जब वापस आई तो फिर उसके बाद फिर मेरी शादी ही हो गई। तो मैं हमेशा से चाहती थी कि कुछ यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में मैंने काम भी किया, अभी भी गाए बगाए कर ही लेती हूँ कुछ ना कुछ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि सोशल वर्क करना, और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही उस तरह से रहा हमेशा से, स्कूल से एनएसएस सब जानते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम होती है कॉलेज में जिसमें आप गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड की मदद करते हैं, तो उसी तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड रहा मेरा। और मैं समझती हूँ कि जब मैं यहाँ पर मैंने देखा कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैंने करना शुरू किया। उसके बाद नेताजी की प्रेरणा से मैं 2016-17 में चुनाव लड़ी थी जी। अपर्णा जी, जिस तरह आपने जिक्र किया, क्या सिंगर बनने का भी ख्वाब था, क्योंकि आपने शास्त्रीय संगीत भी सीखा? नहीं, वो तो मेरी मम्मी की मार थी। अच्छा। मेरी मम्मी मेरी बहुत पिटाई करती थी, और ये भी वुमेन एम्पावरमेंट है। तो सुना दीजिए कुछ सुरीली आवाज में, आपके दिल के कोई करीब ऐसा। ये तो श्लोक सुन रही है, लेकिन मेरी इच्छा थी मैं मंच पर जाऊं, हालांकि सबने कहा कि नहीं श्लोक ही सुनिएगा, मैंने कहा नहीं, मैं तो गाना सुनूंगा। देखिए, देवी के ही दिन चल रहे हैं आजकल, तो मैं आपकी गाने वाली ख्वाहिश कभी और पूरी कर दूंगी। जरूर जरूर जब जी का कुछ सावन में होगा तो जरूर आपको सुनाएंगे। हम आपको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाएंगे। पर अभी फिर से कुछ गाना पड़ेगा, ये तो बड़ी क्योंकि राजनीति में शोर ज़्यादा है, स्वर कम है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि जगदम्बिका अंबिका, जगदम्बिका अंबिका, मरदनि अम्बा शुम्भ निशुम्भ, गले मुंड मालिका, जगदम्बिका अंबिका।
का दुर्गे भवानी दाने दयाने सुर नर केने अभय राम रंग तेरो ही नाम कालिका जगदम्बिका बहुत शानदार। अंबिका। अजीत जी मेरे सहयोगी हैं, वो कह रहे थे नहीं गाएंगे, देखिए मैम ने गा दिया। एक अपर्णा जी, क्योंकि राजनीति और क्रिकेट संभावनाओं का खेल होता है जी। आपने भी देखा बहुत नेता जो समाजवादी पार्टी में थे वो बीजेपी में आ गए, आज मंत्री हैं। कभी संभावनाएं हो सकती हैं कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का हिस्सा फिर से बन जाए? मैं देखिए बहुत ही निष्ठावान हूँ और मैंने हमेशा से अपने राष्ट्र को हमेशा अपने से ऊपर रखा है। मैं आजीवन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगी। लेकिन घर का बड़ा हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चे साथ में कोई काम करें। आप अलग अलग पार्टी बड़े में नहीं तो आशीर्वाद दे करके भेजा कि बेटा जो तुमने क्या किया कभी अच्छा बीच में किया। बात नहीं होती कि आप आ जाइए वापस? नहीं, उन्होंने पूछा ज़रूर कि ऐसा क्यों किया, बाकी जो बड़े लोग थे घर में, पर जो मेरे मेन दो लोग मतलब नेताजी हैं और माताजी अब नहीं हैं, उन दोनों स्तंभों ने मुझे आशीर्वाद दे करके भेजा। तो मेरा तो मार्ग प्रशस्त है जब मेरे साथ बड़ों का आशीर्वाद है। अच्छा, आप भक्ति भी बहुत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, बहुत सारी वीडियोस आपकी सोशल मीडिया पर आती रहती हैं, लेकिन बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे को धार दिया जा रहा है, क्योंकि एक नारा लिया जा रहा है कि पहले अयोध्या झांकी है, मथुरा और काशी की बारी है। तो क्या ऐसा है कि एक एजेंडे पे काम कर रही है पार्टी? देखिए, एजेंडे बेस्ड होता तो ट्रिपल तलाक कभी नहीं ख़त्म किया होता भारतीय जनता पार्टी ने। भाई ट्रिपल तलाक से तो अगर देखिए मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा उस समय विरोध हुआ था। अगर आप देखें कि और भी जो ये अभी चल रहे मदरसों पे जो योगी सरकार का फैसला था कि हम लोग इस सारे मदरसे जितने भी हैं उत्तर प्रदेश में उन सब का सर्वे कराएंगे। सो आई थिंक इट इज़ नॉट एन एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स, इट इज़ अबाउट द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड बेटरमेंट इन टोटलिटी। सिर्फ एक समुदाय एक प्रांत को नहीं। राम मंदिर, वहाँ पे राम जी का स्थल है और उस समय भी था जब केस हुआ था। तो आज जब वो संपूर्ण रूप से बन रहा है और ये कोर्ट ने भी मान लिया है तो ये तो कोर्ट का मैटर हो गया। दूसरी बात है जो वृंदावन में है, वहाँ भी देखिए कितने सारे आर्कियोलॉजिस्ट से लेकर के दुनिया भर के हिस्टोरियंस, देयर आर हिस्टोरिकल एविडेंस है। तो इसके लिए ये सिर्फ एक किंवदंती या सिर्फ एक र्यूमर नहीं है कि वहाँ पर कृष्ण आए थे, वहाँ पर राम आए थे। दे एक्चुअली वर, मतलब उनकी ये बर्थ स्टेट है, बर्थ प्लेस है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके की सिर्फ एक धर्म से जोड़ करके किसी एक धार्मिक समुदाय को निशाने पे नहीं लाना चाहिए। सबके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए काम किया है। अगर ना सोचा होता तो कभी ट्रिपल तलाक नहीं ख़त्म किया होता, ना सोचा होता तो योगी जी की जो दूसरी सरकार बनी है उसमें कभी भी जो है मदरसों पे उन्होंने एक तरह से सर्वे नहीं कराया होता। अगर सर्वे कराया है तो वो टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए कराया है कि बच्चों को, इस्लामिक जो बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे, मुस्लिम बच्चे जो आ रहे हैं, उन बच्चों को जो है खाने की, उनकी पीने की, उनकी बाथरूम जाने की, उनके कंप्यूटरीकरण की जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके लिए बेहतरी हुई। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि एक विशेष समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं। बुलडोजर भी चलता है तो एक विशेष समुदाय को लोगों को टारगेट किया जाता है। कितने सारे अभी हाल फिलहाल में एक होटल पे बुलडोज़र चला क्योंकि वहाँ आग लग गई। वहाँ पे फायर सर्किट नहीं था, कोई फायर के नॉर्म्स उन्होंने पूरे नहीं किए थे। तो क्या आपको एज अ पत्रकार मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्या आपको लगता है कि योगी जी को उस पर नहीं चलवाना चाहिए था? बिल्कुल चलना चाहिए, मैं तो कहती हूँ। कोई गलत काम करेगा तो सजा होनी चाहिए। तो गलत काम पे ही जो गलत कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन पे बुलडोजर चल रहा है और उस पर कोई गलत बात नहीं है, किसी को एतराज़ नहीं है। इनफैक्ट बुलडोजर बिकेम कि सबके लिए एक निशानी बन गई और सारे लोगों ने चुनाव में प्रचार किया बुलडोजर लगा लगा करके कि, और बाबा जी का नाम रख दिया कि ये तो बुलडोजर बाबा है। तो जो है उससे पब्लिसिटी, पॉजिटिव पब्लिसिटी मिली। जी, आप एक न्याय का प्रतीकात्मक चिन्ह बन गया बुलडोजर। जी, आप यादव फैमिली की बहू हैं और देखिए
MY फैक्टर तो बहुत हावी रहा, उन्होंने भी हुकूमत की, मुलायम सिंह लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे। अब पार्टी की जो स्थिति आप देखते हैं, हालांकि अच्छा किया इस बार, प्रदर्शन अच्छा रहा, आप इसके लिए जिम्मेदार क्यों मानती है? अपर्णा यादव यहाँ बीजेपी में आ गई, शिवपाल यादव वहाँ नाराज हो गए, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानती है? देखिए, जिम्मेदार परिस्थिति और हालात हो जाते हैं कभी कभी, और सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी सोच कहाँ अलाइन हो रही है। आज अगर हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और कोई भी व्यक्ति मेरे जैसा जो राष्ट्र हित में सोचता हो, राष्ट्र को आगे मानता हो, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री जी अगर भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे तब भी, और प्रधानमंत्री जी अगर अलग हो जाएंगे तब भी। नहीं, तो आपको लगता है कि जैसे मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता है कि वो गांव-गांव के कार्यकर्ताओं को नाम से पहचान लेते थे, अब अखिलेश यादव पर आरोप लगते कि वो एसी दफ्तर ही नहीं छोड़ना चाहते। अभी ओपी राजभर गए, उन्होंने कहा कि एसी दफ्तर से बाहर निकलना होगा, और आपने देखा कि रामपुर और आजमगढ़ आप लोग जीत गए। मुझे ये बात अच्छी लगी कि राजभर जी ने एसी का दफ्तर छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात करी उन्होंने। तो वो सावधान यात्रा की भी शुरुआत उन्होंने अभी की है जी, तो सावधान यात्रा की उन्होंने शुरुआत अभी की है, तो सावधान समाजवादी पार्टी को रहने की पहले वो जरूरत है। खुद सावधान हो गए, उसके बाद उन्होंने सावधान यात्रा शुरू कर दी। नहीं तो क्या जो समाजवादी पार्टी, क्योंकि बीजेपी ने तो इतिहास रचा, आप मानती है कि अखिलेश यादव एसी दफ्तर से नहीं निकल रहे इसलिए ये स्थिति हो गई? देखिए, हर विपक्ष का व्यक्ति अपनी तरह से काम कर रहा है, उनका एक वर्किंग स्टाइल है, उनका एक वर्किंग